आगे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो है दूसरा वीडियो में हम लोग क्या सीख लिए थे, हम लोग सीख लिए थे कि किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है। समीकरण को संतुलित करने के लिए सीख गए थे, ठीक है। अभिकारक, प्रतिफल, ठीक है, किस प्रकार से हम उसको संतुलित करते हैं। आज हम लोग जो है अगला टॉपिक में, इसमें अगला टॉपिक बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी। जो हम लोग रासायनिक समीकरण जो संतुलित किए थे, ठीक है, तो उससे हम लोगों को क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई थी, ओके, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ मैं कुछ बातें लिख दिया हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से तुम लोग समझो। पहले रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला जो जानकारी मिलती है, ये रासायनिक समीकरण है, देखो लिखा हुआ N2 + H2 है ना, नाइट्रोजन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन। अभिक्रिया किया तो क्या बना, अमोनिया। क्या बना, अमोनिया, ठीक है, ध्यान देना। तो इससे जो है हमको यह रासायनिक समीकरण है, क्या है, रासायनिक समीकरण। तो इस यानी कि रासायनिक समीकरण से पहला जानकारी हमको क्या मिला कि हम संकेत या सूत्र में हम लिखते हैं। रासायनिक समीकरण से जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमको यह जानकारी मिलती है कि पहली जानकारी क्या मिलती है, संकेत या सूत्र, संकेत या सूत्र, ठीक है। इसको हम संकेत या सूत्र, तो ये जो तुम्हारा लिखा, देखो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन का संकेत हो गया और हाइड्रोजन हो गया ना, और ये क्या हो गया, अमोनिया का सूत्र हो गया, ठीक है। यानी कि समीकरण जब हम पढ़ते हैं तो समीकरण से हमें जो पहली जानकारी मिलती है वह क्या मिलती है कि रासायनिक समीकरण में हम लोग को पहले जानकारी संकेत और सूत्रों की मिलती है, ठीक है। ये तुम्हारा देखो, ये सब क्या है, सूत्र है, और ये सूत्र हो गया तुम्हारा, और ये क्या हो गया, ये संकेत हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम लोग इसको हम बताए थे कि कैसे संतुलित करते हैं। अभी क्या, ये देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जो मिल करके अभिक्रिया करके बना है ये अमोनिया, क्या बना है, अमोनिया। तो अमोनिया जो बना है यह संतुलित है क्या, बैलेंस है अभी समीकरण, नहीं है ना। इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो N2 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो लिखा हुआ उसको पहले लिख दो, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है, अरे इसमें नाइट्रोजन कितना है, और इसमें नाइट्रोजन कितना है, तो इसको पहले 2 बनाना पड़ेगा। 2 बना दिए, हो गया। सब पिछली वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल से इसके ऊपर चर्चा किए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3, और ये नहीं है रे, ये 3 दोनों का ना हुआ, 3 दूना 6, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको अभी 6 है, 2 ना है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ 3, तो ये हो गया संतुलित, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसको हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, संकेत और सूत्रों की, ठीक। ये पहला जानकारी प्राप्त हुआ। समीकरण पढ़ने से पहला जानकारी क्या मिला कि रासायनिक समीकरण में हम जो जानकारी प्राप्त होता है पहला, वह है संकेत या सूत्र का, ठीक है। दूसरा जानकारी क्या पता चलता है, नाम का पता चलता है ना। इसको क्या कहते हैं, तो नाइट्रोजन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। ये दोनों अभिक्रिया के साथ क्या बना, अमोनिया। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, क्या हो गया, तुमको NH3 क्या है, तो कहोगे अमोनिया। तो ये जो चीजें हुई, ये दूसरा चीज क्या पता चला कि हमें नाम की जानकारी मिलती है, किससे, रासायनिक समीकरण से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ, 2 चीजें। अगला बढ़ता हूं। अब यहाँ से जरा सा ध्यान से समझना, ठीक है। हमको और क्या प्राप्त जानकारी मिलती है, यहाँ से प्राप्त होती है, तो कहता है कि परमाणु की संख्या पता चलता है। क्या पता चलता है, परमाणु की संख्या। अब ध्यान देना, परमाणु की संख्या कहाँ रहता है, लिखा हुआ। ये जो नाइट्रोजन है ना, N2, ये जो बगल में, क्योंकि हम जो संतुलित कर रहे थे अभी, हम क्या बताए थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की ये जो 3 है, तो ये 3 क्या होती है, यही तो परमाणु संख्या है ना। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3 थी, और यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। लेकिन हमने संतुलित किया तो यहाँ 2 रख दिया, तो नाइट्रोजन को चूंकि बैलेंस करना था, तो हो गया हाइड्रोजन की संख्या 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी, परमाणु की संख्या 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 6। तो यह जो है, यह क्या है, परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या। अब जरा ध्यान से देखना, हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। ये तो संतुलित किए थे, ओके, ये ले रहा हूं मैं, चलो इसको देख लो, चाहे इसको कोई बात नहीं, इसी को देख लेते हैं। नाइट्रोजन, ये क्या है, पहले तुम्हारा नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या, तो परमाणु की जो संख्या होती है ना, तत्व के नीचे रहता है लिखा हुआ, तत्व के बगल में देखो, तत्व के, ये तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, ये है ना नाइट्रोजन जो गैस है तुम्हारा, इसके नीचे है ना,
तो ये 2 हो गया परमाणु संख्या। ये क्या हो गया? परमाणु संख्या। तो ये 2 क्या कर दिया, यहाँ परमाणु पूछ देगा कि ये जो है N2 + H2 और NH3 ये जो बनाया अभिक्रिया करके, तो नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितना है? तो क्या बताओगे? 2। क्या बताओगे? 2। याद हो गया? याद क्या करना है इसको? तो देख के बताना है। नाइट्रोजन में परमाणु संख्या 2। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितना है? यहाँ जब ये संतुलित नहीं था तो यहाँ तो 2 था। चूंकि मैं इसका बात कर रहा हूँ, चूंकि जब ये रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक जो है संतुलित समीकरण हम प्राप्त कर लेंगे पहले, उसके बाद ही उसमें क्या क्या उसको हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम नहीं देख सकते ना इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना हुआ? 2 यहाँ है और 3 यहाँ। तो ये 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं, ये दोनों जुड़ता नहीं है। इधर देखो, ये दोनों जो है ना आपस में जुड़ता नहीं है। ये दोनों क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 और 2, 3 दूना कितना हो गया? 6। तो इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना हो गया? 6। कोई दिक्कत? इसको जरा समझो ध्यान से। हाइड्रोजन कितना है रे? यहाँ 3 है और यहाँ कितना है? 2। 3 दूना 6। ये देखो, एक चीज ध्यान देना, ये परमाणु की संख्या हो गया और ये परमाणु की संख्या हो गया। 2 परमाणुओं की संख्या जब आपस में मिल जाता है, दोनों को एक साथ जब जोड़ देते हैं तो वो अणु की संख्या कहला जाता है, ठीक है। अणु अभी हम आगे बढ़ेंगे, उसको अणु के रूप में हम लोग उसको पढ़ते हैं। फिलहाल अभी चलो इसी को देखो, हम उधर नहीं जाएंगे, अभी परमाणुओं की संख्या की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन में क्या परमाणु संख्या है? 3। नाइट्रोजन का कितना है? 2। नाइट्रोजन का 2। 3 दूना कितना हो गया? 6। 3 दूना कितना हो गया? 6। लेकिन पूछेगा तुमको, देखो ये हाइड्रोजन की टोटल कितना है? हाइड्रोजन 6। अरे हाइड्रोजन 6 हुआ ना। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन 2 तिया और नाइट्रोजन के गो, 2। तो टोटल कितना हुआ? 8। ऐसे समझ में आया? यहाँ 8 दिख नहीं रहा है, लेकिन कैसे? पहले हमने किसको गिनती किया? हाइड्रोजन को। चूंकि n पहले है तो इस पर तो दोनों का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो हो गया, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, हाइड्रोजन 6 है। और चूंकि ये दोनों एक साथ है तो यहाँ पे नाइट्रोजन कई ठो है? 2 ठो। तो टोटल परमाणु संख्या इसमें कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत? अमोनिया में परमाणुओं की संख्या 8। ये रटने का चीज है नहीं, अगर सूत्र याद है चाहे लिखा हुआ देख के बता सकते हो। है ना, अमोनिया का परमाणु संख्या 8। अब हम पढ़ेंगे अणु की संख्या। क्या पढ़ेंगे? अणु की संख्या। अणु की संख्या जानना एकदम सबसे आसान है, सबसे आसान है। यानी कि तत्व जो होता है, तत्व के पहले जो लिखा हुआ रहेगा ना, तत्व के पहले, वो अणु की संख्या कहलाता है। तत्व के पहले अणु की संख्या कहलाया जाएगा। देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पहले कितना अणु है? अरे नहीं, कुछ मतलब एक है ना। बोर्ड पर देखो, ध्यान दो। नाइट्रोजन के पहले मैं क्या बोल रहा था? आगे यहाँ इसके आगे, नाइट्रोजन के आगे क्या गो है? 1 ठो है। तो अणु की संख्या इसमें कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन के आगे क्या गो है? 2 है। 3 है। पीछे ना 2 है। अरे हाइड्रोजन के पीछे और हाइड्रोजन के आगे, हाइड्रोजन के पहले क्या गो है? 3। तो अणु की संख्या इसमें कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? अब देखो अमोनिया में सबसे आगे कितना है? तो अणु की संख्या कितना हुआ? 2। अणु कहेगा तो आगे वाला, और परमाणु कहेगा तो पीछे वाला। अगर आगे पीछे दोनों दे तो दोनों को गुना कर देना परमाणु की संख्या में, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? ये भी तो परमाणु की संख्या हुआ। परमाणु संख्या में सबको गुना कर देते हैं, अणु संख्या हम खाली पहले वाला लेते हैं। कोई दिक्कत? अब जितना अणु की संख्या होता है उतना ही तुम्हारा होता है मोल की संख्या। क्या होता है? मोल की संख्या। एक मोल पढ़े हो ना, इसको 9th क्लास में पढ़ा होगा। मोल, एक मोल बराबर क्या होता है? 0.26 × 10⁻23 ऐसा कुछ होता है, समथिंग है ना। 0.66 × 10⁻23, ठीक है। नहीं 23 होता है ऐसा, देख लेना किताब में। यहाँ मोल की जानकारी दिया गया। क्या दिया गया है? मोल की जानकारी, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर। तो मोल की जानकारी जो होती है, मोल किसको बोलते हैं ना, तो यहाँ देख लो, ये अणु की जो संख्या होती है ना, यही हमारा मोल की संख्या कहलाता है। ये इसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि इसके आगे नहीं कुछ मतलब कितना? 1 है ना। इसके आगे कितना है? 3 है ना। हाइड्रोजन के आगे कितना हो गया? 3। और अमोनियम के आगे कितना हो गया? 2। यानी कि जो अणु की संख्या होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा रासायनिक समीकरण में मोल की संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो अणु तुम अगर निकाल रहे हो तो मोल भी तुम्हारा वहां से प्राप्त है, ठीक है। आगे हम लोग जो है देखो ध्यान से, और हम आगे 2 जानकारी यहाँ से जो प्राप्त होती है उसको लिखेंगे। पहले इसको नोट कर लो, फिर उसको बताते हैं, ठीक। चलो नोट कर लिया। अब इधर देखो, इसको जरा सा, रासायनिक समीकरण में 2 पॉइंट और बच गया है, ठीक है, कि हम उससे क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। एक चीज़ जो प्राप्त होती है वो आयतन की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? आयतन की जानकारी। इन दोनों पॉइंट को जरा ध्यान से देखना तुम लोग। आयतन की जानकारी में हम लोग अभी एक ही समीकरण को लिए हैं, इसी को समझ रहे हैं, ठीक है। देखना ध्यान से। नाइट्रोजन में जो होता है आयतन, अभी मैं क्या बताया, जो अणुओं की संख्या होता है ना, अणुओं की संख्या होता है, वही हमारा क्या हम मोल की संख्या में पढ़ते हैं,
ठीक है। और जो मोल की संख्या होती है जितना, वही क्या होती है, आयतन की संख्या होता है, ठीक है। क्लियर है? क्यों कहोगे क्यों? क्योंकि एक मोल गैस का आयतन बराबर, ये एक मोल गैस का आयतन बराबर ये होता है, ये याद रखना जरा सा। अब हम इसमें प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है। आयतन की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। मैं अभी क्या बताया, अणु, ठीक है। जितना अणुओं की संख्या रहेगा उतना मोल की संख्या होता है और उतना ही आयतन की संख्या होता है। 3 चीज याद रहेगा? क्लियर है ना? अणु एक, ठीक है। फिर उसके बाद मोल भी नाइट्रोजन में एक है और आयतन भी नाइट्रोजन का एक है, ठीक है। अणुओं की संख्या हाइड्रोजन में 3, मोल की संख्या 3 और आयतन की संख्या भी 3, ठीक है। अमोनिया है, क्या लिखा हुआ, अमोनिया। अमोनिया में अणुओं की संख्या 2, मोल की संख्या 2, आयतन की संख्या 2। अब इसमें इसका निकालते कैसे हैं, ठीक है। आयतन क्या करते हैं इसको निकालने की, ये भी निकला नहीं है ना। आयतन की जानकारी हम लोग जो है, ये जो होता है अणुओं की संख्या, उसको हमने सिर्फ लिख दिया, लेकिन इसका आयतन कितना है यह अभी प्राप्त नहीं किए हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ देखो मैं एक लिखा हूँ, यहाँ एक मोल गैस का आयतन जो कितना होता है। गैस का आयतन क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या है, गैस ही तो है ना, ये क्या है, गैस है। एक मोल गैस का आयतन होता है, ये याद रखना पड़ेगा, 22.4 लीटर, याद रहेगा 22.4 लीटर। तो नाइट्रोजन का आयतन कितना हो जाएगा, तो इसके जो है इसमें जो है ये अणुओं की संख्या जो है लिखा हुआ, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आयतन निकल जाएगा, ध्यान देना। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 1 है, 1 से कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.4 लीटर, तो प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोजन में आयतनों की, नाइट्रोजन में जो है आयतन कितना है, नाइट्रोजन का आयतन हम इस ढंग से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी 22.4 लीटर ये है नाइट्रोजन में आयतन, ठीक है। कि उसके बाद ध्यान दो, अबरी इसका कितना है 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर, ठीक है। जितना आ जाएगा, ओके, ये तुम लोग निकाल लेना इसको, ठीक है। उसी प्रकार से अमोनिया में हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उतना आयतन की संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, एनी डाउट इसमें? आयतन की संख्या निकाल लोगे कैसे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना दिए हुए तत्वों, ये जो है अणु की जो संख्या है तुम्हारा, उसमें इसको क्या करेंगे, 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से आराम से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब जो हमें 7वां जानकारी प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण से, वह 7वां जानकारी क्या है, तो 7वां जानकारी कहता है कि मिलता है कि द्रव्यमान की संख्या, ठीक है। इसमें द्रव्यमान कितना है, तो परमाणुओं की संख्या हम लोग पढ़ लिए हैं, अणुओं की संख्या पढ़ लिए हैं, मोल की संख्या पढ़ लिए हैं, आयतन की संख्या पढ़ रही हैं। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे आगे, द्रव्यमान की संख्या, ठीक है। इसमें और क्या हमको प्राप्त होता है समीकरण से, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब भार होता है ना, मास उसका, ठीक है। ध्यान देना। तो सब यहाँ देखो लिखा हुआ नाइट्रोजन, क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन। तो द्रव्यमान निकालने के लिए, ठीक है, द्रव्यमान निकालने के लिए तुमको उस तत्व का परमाणु संख्या याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि 9th क्लास में ही डिटेल से बुक में लिखा हुआ है याद करने के लिए, ठीक है। तो अभी भी समय है, प्रयास करो, जितना तत्व है तुम्हारा 108 का 118 का सब जो है उसको रट लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दो, ये सारा इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, बार बार ये सारा मुख्य एग्जांपल्स में आता है, इसलिए इसको तो याद ही रखना। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, कितना होता है 7, कितना होता है 7। एक चीज ध्यान रखना, परमाणु द्रव्यमान जो निकालना अगर रहेगा, अगर परमाणु द्रव्यमान अगर निकालना है, परमाणु द्रव्यमान अगर निकालना है तो क्या करना पता है, परमाणु संख्या जो होता है ना, ये तुमको पता होना चाहिए, और परमाणु संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है कितना, जो तो नहीं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संख्या जो होती है ना, जो दिया हुआ है यहाँ, कितना दिया गया है, यहाँ तो 2 दिया गया है, परमाणु की संख्या पता रहना चाहिए, और जितना है तुम्हारा दिया हुआ रहेगा उसी से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नहीं लिखना, डायरेक्ट खाली समझ लो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना, क्या हुआ, कस्टमर कोड कट करो, ध्यान देना। यहाँ नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, ध्यान दो। लेकिन यहाँ टोटल 7 होता है ना जी, लेकिन यहाँ कितना है दिया हुआ परमाणु संख्या 2। तो परमाणु संख्या में, तत्वों की परमाणु संख्या में, ठीक है, दिया हुआ जो समीकरण, जो संख्या यहाँ है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ध्यान देना, बोर्ड पे रहो जरा, बने रहो बोर्ड पे। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 14। कोई दिक्कत,
ध्यान देना, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितने हो गया 2 हो गया, ठीक है 2 ही हो गया ना। ध्यान देना यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितना, अरे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है 7, तुम लोग भूल जाते हो 7, ठीक है। दिया हुआ कितना है 2, तो इसको कितने मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ हम प्लस दे देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है 1, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना 3, कितना हो गया 7 दूना क्या चीज, अरे यार 6 नहीं होगा, ठीक है यहाँ कितना होगा 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6 को ना है, हाइड्रोजन कितना है 6 है ना। तो इसलिए यहाँ पर कितना हो गया ये 7 दूना 14 हो गया ना, 14 और प्लस 6 यानी कि इसका कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। ठीक है। परमाणु संख्या होता है नाइट्रोजन का 7, परमाणु संख्या 7, लेकिन यहाँ दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान, एक मिनट ऐसे नहीं इसको निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ मिस्टेक हो गया, कहाँ गया डस्टर, जरा सा समझना, तो यहाँ मिटाओ इसको, जी सर। ये नहीं होता है, नहीं ये क्या था ना कि जितना तुम्हारा परमाणु संख्या होता है ना, कितना उसका दुगना होता है परमाणु द्रव्यमान, ये होता है। जरा देखो तो बुक में एक ठो नाइट्रोजन का देखो तो परमाणु द्रव्यमान, 14 मानेंगे ना 4 पॉइंट होगा 14 होगा, 14 बोल हाँ रहे हैं ना तो सर। पॉइंट में कुछ आएगा, उसको अभी नहीं लेते हैं अपन, है ना। अब क्या ले लेते हैं ना, परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु, ध्यान दो, परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से कर देंगे 2 से, उसी का जो है दुगुना परमाणु द्रव्यमान हम लोग प्राप्त करते हैं। ध्यान देना, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ कितना दिया हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु संख्या, यहाँ पे जो द्रव्यमान है ये कितना हो गया 28, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है परमाणु संख्या 2, इसलिए 2 से और मल्टीप्लाई कर दिए। एनी डाउट, ऐसे होता है, ठीक है ओके, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना 1 होता है ना, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1 ही होगा, क्योंकि इससे 2 गुना 1 को 1 गुना करोगे तो वही प्राप्त होगा ना, है ना। और उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, या तो फिर इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और तुम लोग जरा देख लो, मैं इसको उल्टा लिख ही दिया हूँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है बार बार। तो लोग हम सोचे कि इजी समझा देंगे, लेकिन ये ऐसे में तुम दिक्कत हो जाएगा समझने। डायरेक्ट समीकरण को लिख के समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ डायरेक्ट समीकरण को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। N2 + 3H2 है ना, अभी ये तुम्हारा बन रहा है ये अमोनियम, ठीक है, अमोनिया, ओके। अब यहाँ देखो समझना ध्यान से, यहाँ क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे 2 से, उसका 2 गुना, तो उसी में उतना जोड़ देना, ठीक है। तो 14 हो जाएगा, और 14 दूना कितना हो गया 28 हुआ। अब बोर्ड पे रहो जरा सा, यहाँ देखो मिस्टेक हो रहा था हम लोग का, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, कितना है 6, क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का वैसे होता कितना है 1 ही होता है, लेकिन यहाँ 3 दूना 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो इसका तो 6 ही हो जाएगा अपन, ठीक है ओके। ध्यान देना, अब यहाँ से कैसे प्राप्त होता है, ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ इसमें नाइट्रोजन कई ठो, यहाँ नाइट्रोजन 2 ठो है ना, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, और परमाणु द्रव्यमान 14, और 14 दूना, कोई दिक्कत, यहाँ प्लस दे दो क्योंकि 2 ठो है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो परमाणु द्रव्यमान भी वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कई ठो है 6 ठो है, किस ठो है 6 ठो है, तो 3 दोनों यहाँ पर क्या कर देंगे 6। अब देखो ये दोनों इधर से तो अपन ये संतुलित हो गया था, यहाँ जो प्राप्त कर लेंगे 28 छो कितना हो गया 34, और यहाँ भी 28 छो 34, ये बराबर हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान की जानकारी हमको प्राप्त होती है
समीकरण से। समझ में आया ये बात? ये क्लियर हुआ जाकर, ठीक है। वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा था, इसमें आसानी से तुम लोग इसको समझ गया होगा। फिर से बता दूं क्या? क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से। देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया से लाभ, ठीक है। अभी तक हमने क्या देख रहा था कि रासायनिक समीकरण से जो है हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, उसको देखेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे रासायनिक समीकरण से क्या लाभ होता है। देखो ध्यान से यहाँ से, तो मैंने यहाँ 2 समीकरण लिख दिया है, ठीक है। देखना ध्यान से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। और इसी को सूत्र में लिख दिया H2 + O2 H2O, ठीक है। हालांकि ये संतुलित नहीं है, लेकिन जल इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, तो जब रासायनिक समीकरण को इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, इसका नाम अगर लिखते हैं तो यह कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया ना हुआ, अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिए तो जल बन गया, तो ये हो गया क्या? रासायनिक अभिक्रिया। और उसी को जब संकेत के रूप में जब लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ये तो तुम लोग पहले पढ़ लिए हो, इसको बात समझ रहे हो ना? ये नीचे जो है इसी को सूत्र ढंग से यानी संकेत के द्वारा हम लोग जब इसको लिख दिए हैं H2 + O2 ये बन गया जल, तो ये क्या कहला गया? रासायनिक समीकरण, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, है ना, तो गर्म किए तो वो गर्म हो गया, टूट फूट करके वह 2 पार्ट्स में बट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये जो अपना है, ये जो तुम्हारा देख रहे हो यहाँ पे ना, कैल्शियम और कार्बोनेट को ये जो है, और ये दोनों इस तरह से जो लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? ये दोनों ये, ठीक है, ये बन गया क्या? ये कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हम गर्म किए तो टूट के 2 पार्ट्स में बना है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना? ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया और ये हुआ प्रतिफल। क्लियर है? अब इसी को अगर हम संकेत में लिख दिए हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का तुमको पता है CaCO3 होता है, इसको गर्म किए हैं, ठीक है। इसको गर्म किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है? CaO और CO2। CaO प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या हुआ? ये क्या हो गया? उड़ गया ऊपर की ओर। क्या हुआ? ऐसे तीर का चिन्ह जो लगाते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर उड़ गया, ठीक है, चूंकि गैस है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो समीकरण है ये संकेत में लिखा हुआ है या रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, या तो संकेत में लिखा हुआ या तो इसका नाम लिखा हुआ। तो इससे हमें लाभ क्या होता है? हम लोग इसको क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो ध्यान से समझना। सबसे पहले इससे क्या क्या लाभ होता है? इससे लाभ क्या होता है? ध्यान देना, रासायनिक समीकरण से लाभ। यहाँ क्या लिखा हुआ? रासायनिक समीकरण से लाभ, अभिक्रिया से लाभ नहीं, किससे? समीकरण से लाभ, यानी कि इसका बात हो रहा है, यही ना समीकरण है, बात इसका हो रहा है। तो इससे क्या लाभ मिलता है? सबसे पहला लाभ क्या होता है? जनरली जो लाभ प्राप्त होता है, इसमें क्या चीज़ का बचत होता है? इसमें बचत होता है। क्या चीज़ का बचत होता है? तो कागज और स्याही का बचत होता है नहीं है कि नहीं है? कागज और स्याही का बचत होता है। क्यों? क्योंकि देखो आप इतना लिखोगे हाइड्रोजन + ऑक्सीजन मिला जल, इतना जब तक तुम मतलब जब तक तुम हाइड्रोजन लिखोगे तब तक क्या होगा? इतना तुम लिख के बैठ जाओगे, H2O2 + H2O बना दोगे कि नहीं बना दोगे? तो इससे क्या हो गया? टाइम भी बच जाएगा, अपना समय का भी बचत हो जाता है, कागज कलम का भी बचत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और क्या बचत होता है? ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? समय का बचत होगा। जितना देर में हम हाइड्रोजन लिखेंगे उतना देर में तो पूरा लिख के रख देंगे H2 + O2 + O। तो पहला लाभ क्या हो गया? समय का बचत। ध्यान से देखना भी, पहले लिखो मत, समय का बचत, समय का बचत। दूसरा लाभ क्या हो रहा है? कागज, अरे यार इतना लिखोगे तो कितना स्याही खत्म होगा, कितना कागज खत्म होगा, है ना? तो कागज और स्याही का बचत, है ना, स्याही का बचत। तीसरा में क्या होता है? ध्यान से देखना, कागज की बचत हो जाती है, स्याही की बचत हो जाती है। और देखो ध्यान से, इसमें जो सबसे बड़ा जो बचत होता है वह यह होता है, इसको समझो जरा ध्यान से। दोनों तो एक ही चीज है लिखा हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, H2O जल, ये बन गया सिर्फ, ठीक। ध्यान देना, तो यह जो लिखा हुआ है यह हिंदी में लिखा हुआ है, सब इसका है ना, हिंदी लिखा हुआ, और ये इसका संकेत है। मान लिया जाए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषी के हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश मीडियम वो तो इसको इंग्लिश में लिखेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब कोई मान लीजिए केरल का स्टूडेंट है, ठीक है, कोई अपना किधर का है, तमिलनाडु का है ना, बंगाल का है, तो लैंग्वेज उसका तो अलग अलग है। वो तो मान लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं समझता होगा, हिंदी तो लोग भी समझता
है ना। चलो अच्छा छोड़ दो, इंडिया का बात छोड़ दो। अब इंडिया में तो सब लोग जानते हैं, चलो विदेश चल जाते हैं। स्पेन, कहाँ की बात कर रहा हूँ? स्पेन, बड़ा बड़ा देश का नाम। स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, है ना। स्पेन ये तुम्हारा हो गया। अमेरिका का स्पेन, फ्रांस की राजधानी है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलो देखो यहाँ पर तुम चले जाओ इंग्लैंड, तो अंग्रेजबा जो है वो तो बेचारा कह देगा उसको कि जल का करो, H2O का कैसे किस प्रकार से हम H2 + O2 अभिक्रिया करा के क्या बनेगा, तो H2 तो बोल देगा H2O। लेकिन वो बकलोल भाई बुझेगा, ये हाइड्रोजन इसे लिखेगा तो समझेगा, उसको लिख देगा, ये नहीं लिखेगा, सूत्रवा नहीं लिखेगा, उसको लिख देगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल। अंग्रेजबा की बुझेगा, कुछ बुझेगा नहीं, समझेगा है। लेकिन जो है H2 + O2 H2O लिखोगे तो फट से समझ जाएगा वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या जानकारी मिल रही है, क्या लाभ हो रहा है इस समीकरण लिखने से? समीकरण जो है इससे यह लाभ होता है कि यह समीकरण लिखने से पूरे विश्व में, यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया जो है इसको मान्य रखता है, इसको समझता है रासायनिक समीकरण को। ये बात सब नहीं समझेगा विदेश वाला, तुम्हारा इंडिया वाला भाषा हिंदी क्यों कहाँ समझेगा वो सब। ठीक है, तो इसमें जो है तीसरा लाभ हमको क्या प्राप्त होता है, यहां लिखोगे रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखा जाता है और इसे क्या है, पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मान्यता प्राप्त है, मतलब मेन रूप से यही समझ में आया ना, मतलब सटीक जो है लिखने लायक है वो तो यही है। ये तो बस जनरली ये भी सही है, तुम इसको भी लिख दोगे तो डाउट नहीं है ना, ये भी यूजी है। लेकिन मेन रूप से जो है समीकरण का लाभ इससे मिलता है। ठीक है, समीकरण इससे, क्योंकि दूसरा देश का लोग ये नहीं समझेगा, कैल्शियम भी लिख दोगे। ठीक है, हाँ वो भी पता चल जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो जल्दी से तुम लोग, चलो जल्दी से देखो इधर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को उपयोगी कैसे बनाएं। इधर मुंह फाड़ते हुए बंदर है तुम लोग। रासायनिक अभिक्रिया को उपयोगी कैसे बनाएं। ठीक है, ओके। अभी तक हम क्या क्या सीखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया से क्या लाभ होता है, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त जानकारी, रासायनिक अभिक्रिया का अमुक समीकरण क्या लाभ है। अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोग कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का जो हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें क्या चीज़ मिलती है, तो अवस्था में परिवर्तन दिखता है। क्या चीज़ में परिवर्तन दिखता है, अवस्था में। ठीक है, तो टोटल अवस्था कितना होता है, ठोस, द्रव, गैस। किसी भी पदार्थ का 3 अवस्था है ना भाई, पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, मानव का कितने अवस्था है, मानव का क्या है, ठोस, द्रव और गैस है। क्या है, 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, मुख्य रूप से 3 है। ठीक है, तो यहाँ ठोस, द्रव और गैस, कोई दिक्कत। ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड। ठीक है, द्रव का हो गया लिक्विड और गैस का हो गया गैस, जिसको ये ध्यान रखना, S से सॉलिड और L से लिक्विड और G से गैस। क्यों ये इसलिए लिखा जाता है, क्योंकि अभी मैं बताया कि कुछ चीज़ें जैसे कि विदेश के लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसको S जहाँ रहेगा तो समझ जाएगा वो सॉलिड है। ठीक है, L रहेगा तो लिक्विड और G रहेगा तो गैस। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, यानी कि वो जो संकेत है इससे सबको इससे पहचान सकता है, जो हिंदी पढ़ देगा वो भी, जो हिंदी नहीं पढ़ेगा उसके लिए भी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिया हूँ, H2 + O2 अभिक्रिया करके यह क्या बनाता है, जल। क्या बनाता है, जल। ठीक है, तो अभिक्रिया करके ध्यान देना। तो H ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। पहले इसको संतुलित कर देते हैं। ठीक है, संतुलित नहीं है ना, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो H2 + O2 अभिक्रिया किया तो H2O बनाया। यहाँ इधर हाइड्रोजन कितना, 2 ठो, इधर हाइड्रोजन 2 ठो। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना, 1 ठो, इधर ऑक्सीजन 2। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो ये कहेगा अब हमको 2 हाइड्रोजन दिया, ये हमको 2 ये है, 4 हो गया, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2। कोई दिक्कत, ध्यान देना। अब कहता है कि कोई भी जब ये रासायनिक दिया हुआ है, सूत्र संकेत तुम्हारा दिया हुआ अभिक्रिया कर रहा, हम कैसे प्राप्त करेंगे, देख करके हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि कौन गैस है, कौन ठोस है, कौन द्रव है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर बगल में जो है ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तुमको पता ये अगर लिख करके इस तरह से अगर बगल में G लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, G, तो समझ जाना ये क्या है, गैस है। ऐसे में हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है।
ठीक है। ऑक्सीजन तो यहाँ भी बगल में क्या हो जाएगा जी, तो ये क्या हो जाएगा गैस हो जाएगा। और H2O ये क्या बना जल, ये क्या बना जल, तो इसको क्या चीज से सूचित किया हुआ रहेगा एल से, क्योंकि जल कैसा होता है लिक्विड होता है, द्रव होता है, द्रव है ना। कोई दिक्कत। एक और उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं, CaCO3 इसको गर्म किया, ठीक है, एकदम खौलाया, इसको गर्म किया, कैसे गर्म करेगा इसको तो हाँ गर्म किया, ठीक है, इसको पानी में नहीं गर्म किया, ऐसा ही इसको गर्म किया, ठीक है। तो गर्म करने के बाद ये दो चीज में टूटता है, तो CaCO3 तुमको पता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर, तो ये कैसा होता है सॉलिड होता है, ठीक है। तो CaCO3 है और बगल में अगर S लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि यह जो पदार्थ का ये कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है, ठीक है। अगर फिर ये टूटता है CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, यही है ना कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है ठोस होता है ना, क्या होता है ठोस, ठीक है। तो ये क्या होता है S, बगल में अगर S लिखा हुआ है तो S मतलब सॉलिड, सॉलिड क्या है तो ठोस, ठीक है। तो ये सॉलिड होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड तुमको पता है ये क्या होता है, उड़ जाता है ऊपर, ये क्या होता है उड़ जाता है, इसको G लिख देंगे, G फॉर गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी जान रहे हो गैस है। इसको हम ऐसे G दे करके भी इंडिकेट कर सकते हैं, या तो फिर एरो का चिन्ह से दे सकते हो, ये दोनों में से कोई भी तुम दे दोगे तो ये इसका पता चल जाएगा कि इसका जो अवस्था क्या है, ठीक है। अगर ऐसे उड़ रहा है ऊपर तो उड़ेगा गैस ही ना, या तो तुम G लिख दो या तो फिर ऐसा लिख दो, बात वही संतुष्ट हो जाता है वहाँ पर। एक अब हम अगला टॉपिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, डाउट, ठीक है। अब हम यहाँ अवस्था के बारे में हम लोग जान लिए। अब जरा से यहाँ देखो, अब हम पढ़ेंगे उष्मा शोषी या उष्मा क्षेपी की जानकारी। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी हम बताए थे, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी क्या होता है, तो तापमान का घटना और तापमान का बढ़ना। तापमान का घटना ये क्या कहलाता है, उष्मा शोषी कहलाता है। तापमान का जो अगर घटता है तो उष्मा शोषी कहलाता है, और तापमान का जो बढ़ना तो वह उष्मा क्षेपी कहलाता है, बताए थे ना। तापमान का बढ़ना उष्मा क्षेपी और तापमान का घटना उष्मा शोषी कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब इसमें ध्यान से देखना, एक उदाहरण मैं यहाँ लिया हूँ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, जिसका ये कौन सा अवस्था है, सॉलिड है ना। इसको फिर इसके बाद H2O यानी कि जल, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को लिया, उसको कौन सी में घुलाया, चुनमा कौन सी में घुलेगा यार, पानी रहेगा तब ना। इसलिए यहाँ मैं क्या ले लिया अभिक्रिया करने के लिए, जल, क्या ले लिया जल। घर में जो चूना को पोताई करते हो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं दुकान से लाते हैं, उसके बाद उसको कहाँ डालते हैं, जल में, तब ना उसमें घुलता है। तो जल में वो घुला, तो जल में घुला तो जल क्या हो गया, लिक्विड हो गया, जल क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अब ये दोनों ध्यान देना, उसके बाद जब अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप CaOH प्राप्त होता है। क्या होता है CaOH, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। तो CaOH का होल 2 जो ये बना, तुम बताओगे ये क्या है, यानी कि जो देखो चूना हम लोग लाते हैं दुकान से खरीद के, पानी में डालते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है गर्म होता है, और गर्म होकर के कुछ तो पार्ट्स इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड उड़ता है ना, चूना भाप निकलता है ना उससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रहा है, और जो बच गया उससे हम लोग क्या करते हैं, पुताई करते हैं घर में। जो पुताई करते हैं ना वही है CaOH का होल 2 है वो, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है, तो ये जो चूना वो क्या है, वो एक प्रकार से कहने का मतलब है वो ना तो वो गैस है ना तो वो सॉलिड है, वो क्या है, विलियन है। क्या है, विलियन है। जैसे शरबत जो हम चीनी और नमक ये सब क्या हो गया, विलियन हो गया, चीनी और नमक को घोलते हैं वो विलियन हुआ ना, है ना, चीनी और नमक को घोले तो वो विलियन कहलाया। तो उसी प्रकार से यह जो है ये कैल्शियम कैसा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जल के साथ मिला दिया तो घुल गया, जो घुल जाएगा, ठीक है, तो वो विलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलियन। और विलियम को हम नहीं बताए थे, इसको इंडिकेट करते हैं, यहीं पे कहीं पे लिख देता हूं, है ना। एक होता है विलियन, विलियन को एक्वाइट कहते हैं ना, AQ, ठीक है, एक्यूट कहते हैं इसको, ठीक है, एक्यूट। तो AQ अगर जहां लिखा हुआ समझ आना, तो CaOH का होल 2 क्या है, विलियन है। क्या है, विलियन। कोई दिक्कत। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ऊपर की ओर उड़ गया, ऊपर की ओर उड़ गया। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब हम इसमें जानना है कि उष्मा शोषी हुआ या उष्मा क्षेपी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तुमको पता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है और अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल प्राप्त करता है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। ध्यान देना, तो अभी अगर उष्मा मतलब ताप, उष्मा, अगर उष्मा अभिकारक की ओर है, ठीक है, जैसे देखो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इसके साथ अगर उष्मा है, इधर है बाएं की ओर है, अगर उष्मा अगर अभिकारक की ओर है, समझ लो उष्मा कम हो रहा है। अरे ताप में क्या होता है यार, ताप बढ़ता है या घटता है,
तो ताप का बढ़ना और ताप का घटना दोनों तो उष्मा कहलाएगा ना। ताप का बढ़ना उष्मा का बढ़ना कहलाएगा, ताप का घटना उष्मा का घटना कहलाएगा। तो अगर अभिकारक की ओर उष्मा है यानी कि उष्मा क्या हो रहा है, घट रहा है। उष्मा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उष्मा अगर घट रहा है, उष्मा अगर घट रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी। क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी। और उष्मा अगर बढ़ रहा है, उष्मा अगर बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी। क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी। यानी कि समझ में आया, यानी कि अगर बाएं ओर है ना, यानी अभिकारक की ओर है उष्मा तो कहला जाएगा, समीकरण क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी। अगर यही उष्मा प्रतिफल की ओर है, दाएं साइड है, तो यही कहलाएगा उष्मा नहीं, उष्मा क्षेपी ना कहलाएगा। ये कहलाएगा उष्मा क्षेपी। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये उष्मा क्षेपी कहलाएगा। ये उष्मा इधर है, इसीलिए हम इस समीकरण को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। बात समझ रहे हो ना। और इसको इजी ढंग से समझ लो, है ना। हम जो क्या बोलते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो उसमें एक अभिकारक होता है, दूसरा प्रतिफल होता है। एक अभिकारक होता है, दूसरा प्रतिफल होता है। ये अभिकारक हुआ, प्रतिफल हुआ, अभिकारक हुआ, प्रतिफल हुआ। ठीक है, अभिकारक हुआ, प्रतिफल हुआ। तो अभिकारक और प्रतिफल जो प्राप्त होता है, अगर 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 उष्मा किधर है, अभिकारक की ओर, अगर उष्मा अभिकारक की ओर है तो वो उष्मा शोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी। अगर अभिकारक कहता है कि उष्मा, अगर उष्मा जो है प्रतिफल की ओर है तो वो क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी। क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी। तो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे कि सॉलिड था तो एस लिखते थे, गैस था तो जी लिखते थे, लिक्विड था तो एल लिखते थे। तो उष्मा को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है या कैलोरी होता है। जूल होता है या कैलोरी। ठीक है, जूल या कैलोरी। तो जहां जूल लिखा हुआ रहेगा या कैलोरी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि वह किसको इंडिकेट कर रहा है, उष्मा को। किसको इंडिकेट कर रहा है, उष्मा को। अगर जूल या कैलोरी इधर रहा तो हम इसको जो है अभिकारक की तरफ रहा तो हम इसको उष्मा शोषी कह देंगे। जूल और कैलोरी अगर प्रतिफल की ओर रहा, समीकरण में बगल में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी कह देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। एक चीज और, एक पॉइंट यहाँ पर बच गया है, इसको कहते हैं ना रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, यानी एक देखो यहाँ पे मैं परिभाषा लिखा हूं, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप का जो बढ़ना और ताप का घटना, यही दो चीज होता है। ठीक है, तो ताप का अभिकेंद्रीय, इसको अब केंद्रीय, किताब में देखना जरा सा इसका परिभाषा क्या लिख रखा है, इसको बुक में होगा लिखा हुआ है। नहीं, जो ताप का बढ़ना और घटना, एक नंबर पे बता रहा हूँ ना, समझाता हूँ, रुक जाओ जरा सा। इसको कहते हैं, हाँ ध्यान देना, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। ये याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ उत्प्रेरक, इसको समझो जरा ध्यान से। उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, ये रासायनिक अभिकारक हुआ, अभिक्रिया हुआ, या तो ताप बढ़ गया या तो ताप घट गया, उसके बाद हमारा क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद ताप का बढ़ना या घटना, अभिक्रिया में दो ही चीज होता है, या तो ताप बढ़ेगा या तो ताप घटेगा, है ना। तो ताप का बढ़ना या घटना, जैसे कि हम अभिकारक के बाद प्रतिफल हमें प्राप्त होता था, जो ताप घटता है और ताप बढ़ता है और ताप जो घटता है ना, ये जो सिलसिला होता है, ये जो काम होता है, इसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। अब जरा सा समझो, उत्प्रेरक शब्द का मतलब हुआ अचानक से जो है परिवर्तन आ गया, है ना। यानी कि नहीं कहता उत्प्रेरक, यानी कि अकबका जाना, लोग जो अकबकाहट आ जाता है, लोग अचानक उसका एक्टिविटी बदल गया, जैसे कि एकदम पूरा हम लोग बैठे हुए हैं, अचानक कुछ शरीर में जो है वो कुछ एक ढंग की एक्टिविटी आ जाएगी, तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जैसे समझने के लिए मैं बताऊँ तुम लोग को, तुम लोग घर में पढ़ता होगा। ठीक है, घर में पढ़ रहा है, किताब कॉपी भी रखा हुआ है, मोबाइल भी रखा हुआ है। ठीक है, तुम लोग किताब कॉपी देख रहे हो, अब बगल में मोबाइल रखा है, मोबाइल भी देख रहे हो, ऐसे मोबाइल देख रहे हो ना, देख रहे हो मोबाइल, और उधर से मान लिया जाए पिताजी क्रॉस किए, गुजरे, है, तुम एकदम शांति से मोबाइल चला रहे हो, मम्मी जा उधर से धड़फड़ा के एकदम हटाओगे ऐसे से, फिर और बाद कितना तुरंत उठा लोगे ऐसे, तो शरीर में क्या हुआ, उत्प्रेरक हुआ। वही क्या हो गया, उत्प्रेरक, यानी जो ताप था तुम्हारा वो अकबकाया, ऊपर नीचे हुआ ना भाई, है ना। लेकिन क्या पापा तुमको देखे नहीं देखे, है ना, वो बेचारे चले गए, लेकिन तुमको कुछ कहे नहीं कहे, वो तुमको देखे भी नहीं, उन्होंने तुमको कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन हुआ, यही उत्प्रेरक होता है। बात समझ रहे हो ना। और उसके बाद वो चल गए, फिर कितवा रख के फिर मोबाइल चल शुरू कर दिया है, तो ये हुआ उत्प्रेरक। समझ गया, उदाहरण समझा। एक और उदाहरण में बता रहा हूँ,
तुम लोग का देखता होगा कभी कभी स्कूल में जाते हो, जिस दिन मान लिया जाए कोई पदाधिकारी आने वाले हैं, डीएम है ना, स्कूल में हेडमास्टर को पता चल गया कि आज कोई पदाधिकारी आएंगे, ठीक है, स्कूल का विजिट करने के लिए, देखने के लिए, तो उस दिन क्या होता है, हेडमास्टर एकदम साफ़ सफाई पूरा कर देगा, नहीं कर देगा? जी सर। सफाई कर देता है ना, पूरा क्लीन करवा देता है एकदम, बच्चे लोग टाइम से आएंगे एक दो, या तो हो सकता है जब ऐसा होता है कि भाई यहाँ जांच आने वाला है, तो फिर टीचर जो है बगल में जा करके टोला मोहल्ला में घूम घूम करके क्या करते हैं, अपना ले जाते हैं क्या, रजिस्टर ले जा करके बच्चा बुला बुला ले जाते हैं स्कूल, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आ रहे हैं डीएम साहब, ठीक है, आ गए, देख लिए, घूम गए, चल गए, फिर वही कल से फिर वही स्थिति जैसे पहले था, है ना। तो ये जो परिवर्तन होता है और उसके बाद फिर जो है नॉर्मल अवस्था आ जाती है, तो ये उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो उत्प्रेरक यानी कभी क्रिया के फलस्वरूप ताप का बढ़ना या घटना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद ताप का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? उत्प्रेरक, ठीक है।